हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू। आज हम EIS SM में से EIS वाला पोर्शन शुरू करने वाले हैं एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, ये जो EIS वाला पोर्शन है दैट इज इजियर एंड मच मोर स्कोरिंग एज कंपेयर टू SM। ये बात आप खुद ओवर अ पीरियड जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे प्रोग्रेस करता चला जाएगा आप खुद ये बात समझ जाओगे, राइट? तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, व्हाट आर यू एक्सपेक्टेड टू डू? आपको कुछ नहीं करना, मस्त एकदम चिल मार के बैठो, रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में, बिना कोई शिकन लिए, बिना कोई स्ट्रेस लिए एकदम बैठो, बुक खोल के रखो एंड बस सुनते चलो कि मैं क्या बोल रहा हूं। यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन, लिसन एंड अंडरस्टैंड, दैट इज इट। 3 स्टेप में हम लोग इसको डिवाइड करके रखेंगे एवरी टॉपिक। पहला स्टेप होगा एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंडिंग। आई विल एक्सप्लेन एंड यू लिसन एंड अंडरस्टैंड। आप समझोगे बस, राइट? बिना समझे हम कुछ भी चीज याद नहीं कर सकते, कुछ भी चीज लिख नहीं सकते, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट? नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो है समझना काफी नहीं है, पर अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एग्जाम में लिखने के लिए हम लोग को कीवर्ड्स चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, ICI के मॉड्यूल से सारा कंटेंट लिया है और उसमें से वो कंटेंट को काफी फिल्टर किया है, काफी रिफाइन किया है एंड काफी कीवर्ड्स, आप अगर बुक फ्लिप करोगे आपको दिखेगा बोल्ड कीवर्ड्स हैं। सो वो आपके रेफरेंस के लिए, आपके बेनिफिट के लिए किया हुआ है, ताकि आप जब पढ़ो आपको ऑटोमेटिकली समझ आए कि हम लोग को फोकस किस पे करना है, राइट? और उसका भी टेंशन नहीं लेना है, वो भी हम वापस से मार्क करते हुए चलेंगे जैसे जैसे पढ़ते हुए चलेंगे। एंड देन द थर्ड स्टेप विल बी मेमोराइजेशन, जो कि बहुत इजी हो जाएगा अगर पहला 2 स्टेप हो गया तो हम एक बहुत सिस्टमैटिक वे में प्रोग्रेस करेंगे, समझेंगे, चीजों को समझेंगे, उनको उनमें से कीवर्ड्स को फोकस करेंगे। अगेन स्मार्ट स्टडीज, तोते की तरह सब कुछ को रटना नहीं है। दिस इज नॉट व्हाट EIS SM इज। ये नोशन गलत है। हम लोग बहुत बस कीवर्ड्स पर फोकस करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे एंड अपने आप देखोगे बहुत कम टाइम में चीजें याद होती चली जाएंगी, राइट? तो बस मेरे साथ लगे रहिए, बने रहिए, समझते रहिए। चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं हम लोग, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस। इसके पहले बिजनेस प्रोसेस समझना जरूरी है। पहले तो ये समझते हैं कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस अगर हम सिंपल इंग्लिश में बोले, सिंपल शब्दों में, इट्स अ वे ऑफ वर्किंग, एक रूटीन। आप जब घर पे रोज सुबह उठते हो एक हलचल सी रहती है, राइट? जहां पे आपकी मम्मी कुछ एक डेडिकेटेड काम कर रही होगी, एवरी डे वो ये काम करेगी। आपके पापा कुछ एक काम डेडिकेटेड वे में कर रहे होंगे एंड एवरी डे वो यही सीरीज में, यही सीक्वेंस में काम करते चले जाएंगे, राइट? याद करो ना, जब आप स्कूल जाते थे तो आपका उठने का टाइम फिक्स होता था, आपका रेडी होने का टाइम फिक्स होता था, यहां तक कि ब्रश करने तक का टाइम फिक्स होता था। क्यों? क्योंकि वो एक रूटीन का पार्ट बन चुका था। दैट इज व्हाट अ प्रोसेस इज। उसी चीज को जब हम बिजनेस में डालते हैं इट बिकम्स अ बिजनेस प्रोसेस, राइट? देखो एग्जाम्पल के साथ, अब जो हम लोग यहां पे कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, करेक्ट? वी आर टीचिंग, राइट? तो पढ़ाने के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रोसेस क्या आता है कि हम एडमिशंस लेते हैं। क्या वो रूटीन काम है? क्या वो बहुत फ्रीक्वेंटली होता है? बिल्कुल बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। ये लिमिटेड काम तो है नहीं, रोज एडमिशन चलते जाते हैं, करेक्ट? स्पेशली जब ये ऑनलाइन वर्जन में शिफ्ट हो गया है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि बिजनेस प्रोसेस क्या है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं जब लाइव वाला समय है, जब लाइव बैचेस चलती है तब का, करेक्ट? तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप एज अ स्टूडेंट आओगे, आप स्टूडेंट आओगे एडमिशन लेने के लिए, तो हमने एक आदमी को बैठा के रखा होगा, लेट से इसका नाम देते हैं हम राजू, ठीक है? सो राजू सबसे पहले क्या करेगा, वो आपको एक एडमिशन फॉर्म और टाइमिंग शीट जो होता है वो दे देगा। फिर आपका काम रहेगा, आप उसमें से टाइम शीट देखोगे, अलग अलग बैचेस देखोगे और आपके लिए जो बैच सबसे ज्यादा सूटेबल और कन्वीनियंट रहेगा बेस्ड ऑन योर अदर ट्यूशंस एंड कॉलेजेस एवरीथिंग, आप वो बैच को सिलेक्ट करोगे और फॉर्म फिलअप कर लोगे, करेक्ट? फॉर्म फिलअप करने के बाद आप कहां आओगे, आप आओगे रिसेप्शन पे, जहां पे एक दूसरा आदमी, इसका नाम देते हैं रामू। रामू क्या करेगा, पेमेंट कलेक्ट करेगा। पेमेंट कलेक्ट करेगा, आप कार्ड से पे कर सकते हो, चेक दे सकते हो, जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक मोड, नो कैश, वो कलेक्ट कर लेगा, राइट?
उसके बाद पेमेंट तो हमने ले लिया, अब हम लोग को एक रिसीट देना होगा आपको दैट वी हैव कलेक्टेड सो मच पेमेंट, राइट। तो उसके लिए हम आपको एक इनवॉइस देंगे। अब इनवॉइस देने के लिए एक दूसरा जन रहेगा, इसका नाम देते हैं शामू, ठीक है। तो शामू क्या करेगा, वो आपको आपके नाम पे इनवॉइस बनाएगा और आपको हैंडओवर कर देगा। और साथ ही में एक और फोर्थ पर्सन रहेगा, अब इसका नाम क्या दे, भोलू, इसका नाम हम देते हैं भोलू। तो अब भोलू क्या करेगा, बुक्स और आईडी कार्ड आपको इशू दे देगा, इशू कर देगा, आपका इनवॉइस देखेगा, इसका मतलब उसको मालूम है आपने पेमेंट कर दिया, तो इनवॉइस के बेसिस पे वो बुक्स डिलीवर्ड और आईडी कार्ड पे टिक मार के आपके नाम पे आईडी कार्ड बना के आपको दे देगा एंड आपको एक सेट ऑफ ये सुंदर से बुक्स आपको दे देंगे, करेक्ट। सो दिस इज अ प्रोसेस, एक वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप्स जो लोग फॉलो कर रहे हैं जब जब एक एडमिशन हो रहा है, राइट। तो ये प्रोसेस शुरू कब हुआ, ये प्रोसेस शुरू हुआ इधर से जैसे ही आपने एंट्री मारी हमारे सेंटर में, करेक्ट। और ये प्रोसेस खत्म कब होगा, ये प्रोसेस खत्म होगा जब आप बुक्स और आईडी कार्ड लेके खुश होके एक्साइटेड होके एग्जिट कर जाओगे, तो ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। क्लियर है बात एकदम। सो कुछ नहीं है, यही है एक बिजनेस प्रोसेस। अब एक और चीज समझो, ये जो हमारे 4 एम्प्लॉइज हैं, राइट, वी हैव 4 एम्प्लॉइज, राजू, रामू, शामू, भोलू, करेक्ट। अब ये रोज आते हैं, ये रोज आते हैं, इनका अटेंडेंस लेना बहुत जरूरी है, वरना कौन लेट आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ये तो ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब सैलरी देने का टाइम आएगा मंथ एंड पे, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम क्या करते हैं, एक इस तरह का डेली अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करते हैं, राइट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एवरी डे इनका अटेंडेंस रिकॉर्ड करते हैं। जैसे सपोज करो सबसे पहला क्या था, राजू, तो सबसे पहला राजू का नाम हमने लिखा, वो किस समय आया, किस समय लंच पर गया, वगैरह वगैरह। फिर यहां पे उसका सिग्नेचर ऐसा करके रहेगा, यहां पे उसका साइन रहेगा, एंड देन कौन उसका अटेंडेंस लिया, यहां पे उसका साइन रहेगा। नेक्स्ट आएगा रामू, इसी तरह से शामू एंड इसी तरह से भोलू। तो इस तरह से हम 4 लोगों का अटेंडेंस ले लेते हैं एवरी डे, ताकि ये समझ में आए कौन लेट आ रहा है, कौन टाइम पे नहीं आ रहा, मतलब लेट आ रहा है वही चीज, या कौन आ ही नहीं रहा, कौन छुट्टी मार रहा है, करेक्ट। ये सब चीज हम लोग को मंथ एंड पे समझ आ जाता है। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, किसका कितना सैलरी कटना चाहिए वो कट करके बाकी का उनको रेमिट कर देते हैं, उनको पे कर देते हैं, राइट। सो यहां पे हमने 2 बिजनेस प्रोसेस का एग्जांपल लिया आपको पूरा चीज समझाने के लिए। क्या, पहला जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एडमिशन होना, स्टूडेंट जब आता है एक सीरीज ऑफ स्टेप्स कैरी आउट करते हैं हम लोग अपने एंड से, ताकि एक वेल डिफाइंड तरीके से स्मूथलेस मैनर में, बहुत स्मूथ मैनर में, सीमलेस मैनर में एडमिशन हो पाए, राइट। आपको भी ज्यादा वेट ना करना पड़े और कोई परेशानी नहीं हो, करेक्ट। और नेक्स्ट हम लोग का एक और बिजनेस प्रोसेस क्या है, जो भी हमारे एम्प्लॉइज है, 4 एम्प्लॉइज, उनका हम डेली अटेंडेंस लेते हैं, करेक्ट। सो कुछ नहीं है, यही एक बिजनेस प्रोसेस होता है, राइट। इधर आओ, क्या है बिजनेस प्रोसेस, देखो पेज नंबर 2, फर्स्ट टॉपिक एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेसेस, उसके अंदर व्हाट इज अ बिजनेस प्रोसेस। क्या है बिजनेस प्रोसेस, इट इज एन एक्टिविटी और सीरीज ऑफ एक्टिविटीज। अब देखो ये जो वर्ड्स है जो हमने बोल्ड किया हुआ है, यही आपको ध्यान में रखना है, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज। आप अंडरलाइन कर लो या इस तरह से हाईलाइट कर लो उस पर, जैसा आपका मन आप वैसा कर सकते हो, राइट। इस तरह से उसको हाईलाइट कर लो। इट इज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज जो एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करेगा। जैसे ये पहला, ये वाला जो प्रोसेस था एडमिशन वाला, इसमें हमारा गोल क्या था, हमारा गोल था एडमिशन ज्यादा से ज्यादा आए और लोगों को कोई परेशानी ना हो, स्टूडेंट को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े जब वो एडमिशन ले रहा हो, उसको टाइम टू टाइम हर एक तरह का सपोर्ट मिल सके, करेक्ट। दैट इज आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को मीट करने के लिए ये जो सीरीज ऑफ स्टेप्स हम कैरी आउट करते हैं, दिस इज अ बिजनेस प्रोसेस। सेम चीज इधर, डेली अटेंडेंस जब हम लेते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है, गोल ये है कि एम्प्लॉय का कोई भी
जो उसको ड्यू था, जो मिलना चाहिए था, वो हम नहीं काट ले, एंड जो उसका कटना चाहिए था, जो सैलरी कटनी, जो सैलरी का जो पोर्शन कटना चाहिए था, वो हम उसको पे नहीं कर दे, क्योंकि वो हमारे लिए लॉस है। करेक्ट। सो दिस इज अ बिजनेस प्रोसेस, क्योंकि ये क्या है, ये एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज है, सेट ऑफ एक्टिविटीज है, या इसको आप अपने वर्ड्स में भी बोल सकते हो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, राइट, जो हम कैरी आउट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में, एक गोल को अचीव करने में, राइट। और ये कैसे बनाया जाता है, ये मैनेजमेंट अपने विजन और मिशन के हिसाब से बनाते हैं। करेक्ट, विजन मिशन को देख के ये बनाते हैं, राइट। सो दिस इज अ बिजनेस प्रोसेस। यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है, आपको देख सकते हो, ये वही एग्जांपल है जो हम डिस्कस किया अभी हमने। अब क्लियर। अब क्या हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम बिजनेस प्रोसेस कैरी आउट होता है? हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम बिजनेस प्रोसेस है? हर डिपार्टमेंट में सेम बिजनेस प्रोसेस है? बिल्कुल नहीं। तभी तो हमने दो एग्जांपल लिया अलग अलग। अब जब अलग अलग बिजनेस प्रोसेसेस है तो जाहिर सी बात है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना विजन और मिशन के हिसाब से बिजनेस प्रोसेस बनाएगा। जैसे जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इसका बिजनेस प्रोसेस will be much different from a car cleaning company, yeah, that will be much different from a automobile manufacturing company, right? हर एक कंपनी का अलग अलग बिजनेस प्रोसेस होगा जो उसके विजन और मिशन के हिसाब से बना हुआ होगा। करेक्ट। तो इधर आओ, हर एक का अपना अपना बिजनेस प्रोसेस है, पर ब्रॉडली जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा। जैसे क्या स्ट्रक्चर, आपको समझ अगर आ रहा हो क्या स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पे एक टूरिज्म कंपनी का एग्जाम्पल हमने लिया है। टूरिज्म कंपनी बोले तो क्या, कोई भी ले लो, बहुत सारे टूरिज्म कंपनीज है। ईज माई ट्रिप जो है उसका ले लो एग्जाम्पल, वो लिस्टेड कंपनी है। ईज माई ट्रिप उसका एग्जाम्पल ले लो, या मेक माई ट्रिप का ले लो, कुछ भी ले लो, ये सारे टूरिज्म कंपनीज है। अब ये इनके पास भी तो एक स्ट्रक्चर रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, जो हर कंपनी में रहता है। एक डिपार्टमेंट रहेगा, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट रहेगा, राइट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट रहेगा, ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट रहेगा, कैसे हम बेस्ट अपना सर्विस को मैनेज कर पाए, राइट। फाइनेंस का डिपार्टमेंट रहेगा जिसमें अकाउंटिंग, टैक्सेशन वगैरह सब कुछ रहेगा। सेल्स का डिपार्टमेंट रहेगा रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए। फिर एचआर रहेगा, परचेज रहेगा। एक जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो इसमें मिसिंग है, दैट इज आईटी। आईटी का डिपार्टमेंट आजकल सब में रहेगा। क्लियर। और ये सारे डिपार्टमेंट्स किनको रिपोर्ट करेंगे, एक जनरल मैनेजमेंट को। जनरल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे जो ये सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर में कंट्रोल करेंगे। करेक्ट। सो क्या इनमें सारा बिजनेस प्रोसेसेस सेम है? हर एक डिपार्टमेंट में क्या बिजनेस प्रोसेसेस सेम है? ऑब्वियसली नहीं, पॉसिबल ही नहीं है सेम होना। अरे हर डिपार्टमेंट का नेचर ही अलग है। तो कुछ बिजनेस प्रोसेसेस होंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और कुछ बिजनेस प्रोसेसेस होंगे जो रेवेन्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, जैसे हमारे लिए जो दो बिजनेस प्रोसेसेस का बात किया हमने, उसमें से इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रोसेस कौन सा है? एडमिशन लेने वाला। एडमिशन लेने पर ही तो जो है वो रेवेन्यू आता है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रोसेस। अब जो डेली अटेंडेंस वगैरह वाला प्रोसेस था, क्या वो नहीं भी करे तो एडमिशन आना बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, एडमिशन तो आएगा, बट वो इंप्लॉय का अटेंडेंस फिर हम क्यों कर रहे हैं? जब इंपॉर्टेंट है ही नहीं तो क्यों कर रहे हैं? जस्ट सो दैट थिंग्स बिकम इजियर, एक सिस्टमैटिक वे में काम हो सके, एंड लोगों को पता हो कि उनको क्या करना है। वो आए, अटेंडेंस दे, टाइम टू टाइम घर जाए, एक डिसिप्लिन फॉलो हो। और जब डिसिप्लिन रहता है तो एफिशिएंसी आती है, राइट। एक वेल डिफाइंड वे ऑफ वर्किंग होता है, करेक्ट। उसके लिए वो सेकेंड बिजनेस प्रोसेस था। सो इसी तरह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप ले लो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के फंक्शंस होंगे, राइट। अब इनमें से कुछ तो है जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। क्या 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 क्या? जैसे सपोज करो मार्केटिंग, ऑपरेशंस, सेल्स, परचेजेस। अब ये जो है सेल्स एंड परचेजेस, राइट, ये सारे
बिजनेस प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अरे ये है तो ही तो कंपनी है। अगर आप सेल्स और मार्केटिंग हटा दोगे तो रेवेन्यू कहां से आएगा? ऑपरेशंस परचेज हटा दोगे तो सेल्स कैसे होगा? सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रोसेसेस, या हम इनको अगर बोले तो कोर बिजनेस को ये प्रोसेसेस संभालती हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोसेसेस या फिर ऑपरेशनल प्रोसेसेस। प्राइमरी प्रोसेसेस और ऑपरेशनल प्रोसेसेस। क्लियर? नेक्स्ट, अब बचे हुए कुछ जो फंक्शंस है, जैसे क्या? आईटी, फाइनेंस, एचआर। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भैया अगर ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो ये फंक्शन क्यों है? एक चीज समझना, सेल्स बेटर कैसे हो सकता है? जब उसको हम लोग आईटी से लिंक कर दे, यही तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। आईटी से जब लिंक कर दे, उसके बाद फाइनेंस, अकाउंटिंग, ये सब जब बेटर मैनेज कैसे हो सकता है? जब हम सेल्स का अकाउंटिंग करें तो हमको हिसाब रहेगा कि कितना सेल किया, कितना हमने परचेज किया, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हम लोग अपडेटेड रहेंगे, हमारा बिजनेस चल कैसा रहा है। करेक्ट? सो ये बाकी के जो प्रोसेसेस हैं, हो सकता है ये कोर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, पर डज नॉट मीन कि ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है बिजनेस के लिए। करेक्ट? ये प्रोसेसेस जो है ये बाकी बिजनेस प्रोसेसेस को सपोर्ट करती हैं। ये प्रोसेसेस बाकी बिजनेस प्रोसेसेस को सपोर्ट करती हैं। बाकी प्रोसेसेस जैसे क्या? जो प्राइमरी प्रोसेस है उनको सपोर्ट करती हैं। करेक्ट? इनको सपोर्ट करती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इनको हम बोलते हैं, जैसे इसको प्राइमरी बोले तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी, या फिर बोले तो सपोर्टिंग प्रोसेसेस। सेकेंडरी या सपोर्टिंग प्रोसेसेस। करेक्ट? किसको किसको? एचआर, आईटी और अकाउंटिंग, फाइनेंस। राइट? जो डायरेक्टली परचेज या सेल्स में नहीं है, बट इट इज इंपॉर्टेंट ताकि हम बाकी डिपार्टमेंट्स को मैनेज कर सके, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये। क्लियर? नेक्स्ट, अब आप बोलोगे कि भैया एक चीज बताइए, जनरल मैनेजमेंट का फिर क्या काम है? सब लोग इसको रिपोर्ट करते हैं, क्यों करते हैं? तो जनरल मैनेजमेंट का भी कुछ तो काम होगा। वो क्या करता है? वो मॉनिटर करता है इन सारे एक्टिविटीज को, इन सारे फंक्शंस को, कि जो चीजें हैं वो सही से हो रही हैं या नहीं, वो कंट्रोल सही से हो रहा है या नहीं। जैसे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने एम्प्लॉयज के ऊपर में मॉनिटर करते हैं कि वो एडमिशन सही से ले रहे हैं या नहीं, कोई कंप्लेन तो नहीं आ रहा उनके अगेंस्ट, वो कोई गलती तो नहीं कर दे रहे। करेक्ट? बुक्स सही से डिस्पैच हो रहे, आईडी कार्ड सही से बन रहे, ये सब हम मॉनिटर करते हैं। तो हमारा एज मैनेजमेंट टीम, हमारा काम क्या है? हम मॉनिटर करेंगे, कंट्रोल करेंगे। करेक्ट? मॉनिटर करेंगे, कंट्रोल करेंगे सारे एक्टिविटीज के ऊपर में। राइट? तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? ओवरव्यू, या इसको बोले तो सुपरवाइज करते हैं। करेक्ट? और इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट प्रोसेसेस। इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट प्रोसेसेस। करेक्ट? सो तीन टाइप के बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं। देखो क्या क्या, इधर आओ, देखो कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, पेज नंबर 3। इसमें क्या है? 3 टाइप के बिजनेस प्रोसेसेस हैं, ये हमने देखा है। सबसे पहला क्या? सबसे पहला ऑपरेशनल प्रोसेसेस। ऑपरेशनल प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोसेसेस। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोसेसेस। अब ये क्या होता है? ये कोर बिजनेस के साथ डील करता है। कोर बिजनेस के साथ डील करता है मतलब प्रोडक्शन एंड सेल्स का काम करेगा। करेक्ट? कोर बिजनेस का काम करता है और कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करेगा, डिलीवर्स वैल्यू टू द कस्टमर। कैसे? प्रोडक्शन एंड सेल्स से रिलेटेड जो भी एसेंशियल बिजनेस फंक्शंस है ना, एसेंशियल बिजनेस फंक्शंस जैसे प्रोडक्शन एंड सेल्स, ये उनका काम करता है।
करेक्ट, उनका काम करता है प्रोडक्शन एंड सेल्स। ऑब्वियसली प्रोडक्शन में परचेज भी आ जाएगा, प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल्स, करेक्ट। सो जो भी एसेंशियल बिजनेस प्रोसेसेस है विच इज द कोर बिजनेस ऑफ द कंपनी, ये वो प्रोसेसेस है, करेक्ट। और ये कस्टमर को वैल्यू ऐड करने में काम आता है। एडमिशन प्रोसेस हमारे लिए कस्टमर को वैल्यू एडिंग है, राइट। अगर हमारा प्रोसेस बहुत बढ़िया है तो उससे कस्टमर को फायदा है, उससे आपको फायदा है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा सेंटर पे, करेक्ट। सो कस्टमर को वैल्यू ऐड करता है, इट प्रोवाइड्स वैल्यू टू द कस्टमर। नेक्स्ट बिजनेस प्रोसेस क्या है? सपोर्टिंग प्रोसेस। सपोर्टिंग प्रोसेस उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोसेसेस। सपोर्टिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोसेस। इधर बोला ऑपरेशनल को प्राइमरी, इधर बोलेंगे सपोर्टिंग को सेकेंडरी। क्यों सेकेंडरी या क्यों सपोर्टिंग? नाम में रखा है ना, देखो नाम में रखा है। क्यों बोलते हैं इसको सपोर्टिंग? देखो ना, इसीलिए क्योंकि ये जो हमारे एसेंशियल बिजनेस फंक्शंस थे, कोर बिजनेस जो था हमारा, उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उनको वो बेटर काम कर पाए, इसी के लिए ये सारे प्रोसेसेस उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, राइट। इसीलिए उनको बैक करता है या उनको सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? कोर प्रोसेसेस को, राइट। किसको सपोर्ट करता है? ऑपरेशनल प्रोसेसेस या प्राइमरी प्रोसेसेस को। क्लियर है? क्या क्या है इसमें देखो ना, अकाउंटिंग, एचआर और आईटी। अकाउंटिंग, एचआर, आईटी, बेसिकली प्रोडक्शन सेल्स छोड़ के बाकी सब, करेक्ट, अदर देन दीज, राइट। अब नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है हमारे पास मैनेजमेंट प्रोसेस। अब मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है? मुझे थोड़ा साइड हो जाना चाहिए। अब मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है? मैनेजमेंट प्रोसेस क्या करता है? मैनेजमेंट वो सुपरवाइज करता है, ओवरसी करता है, ओवरव्यू करता है बाकी सारे प्रोसेसेस को, राइट। तो इसमें क्या करता है? वो मॉनिटर करता है एंड कंट्रोल करता है। किसको? बाकी सारे बिजनेस प्रोसेसेस को, राइट। किसको क्या मॉनिटर कंट्रोल करता है? अदर बिजनेस प्रोसेसेस, राइट। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? एक बहुत सॉलिड एग्जाम्पल है जो आप इसमें आप पढ़ते भी हो इस चीज के बारे में, बजटिंग। बजटिंग आप कॉस्ट में पढ़े होगे, बजटिंग चैप्टर। उसमें हम क्या करते हैं? पहले हम बजट सेट करते हैं। तो बजट सेट करना किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है ना। मैनेजमेंट बजट सेट कर देगा, प्रोडक्शन टीम को दे देगा, सेल्स टीम को दे देगा कि आपको इतना प्रोड्यूस करना है। सेल्स टीम को बोलेगा आपको इतना सेल्स का टारगेट मीट करना है, राइट। दैट्स हाउ कंपनीज फंक्शन। सो ये मैनेजमेंट का प्रोसेस है, ये मैनेजमेंट का काम है बजटिंग करना। वो शुरू में बजट सेट कर देता है और उसके बाद में फिर कंट्रोल करता है और मॉनिटर करता है कि जो बजट हमने सेट किया था क्या वो पूरा हुआ या वो नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, कितने से छूटा, कितने से मिस किया, वगैरह वगैरह, राइट। सो बजटिंग और बाकी के भी एग्जांपल्स हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वगैरह वगैरह, करेक्ट है। सो 3 बिजनेस प्रोसेसेस हमने देखा। ऑपरेशनल बिजनेस प्रोसेसेस जिसको हम प्राइमरी प्रोसेस बोलते हैं, उसके बाद सपोर्टिंग प्रोसेस या जिसको हम सेकेंडरी प्रोसेस बोलते हैं, और उसके बाद मैनेजमेंट प्रोसेस जिसको हम और कुछ नहीं बोलते, मैनेजमेंट प्रोसेस ही बोलते हैं। पर उसका काम क्या होता है? वो सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है बाकी सारे प्रोसेसेस को। क्लियर है? क्लियर एकदम। अब क्या ये 3 प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है? अरे ऑफ कोर्स डिफरेंस है ना। क्या डिफरेंस है? देखो, अब देखो, पहला चीज जो हमारा ऑपरेशनल प्रोसेस है वो तो हमको मालूम है वैल्यू ऐड करता है। यहां पे देखो ना, लिखा है ना, इट एड्स वैल्यू टू द कस्टमर। इट एड्स वैल्यू टू द कस्टमर लिखा हुआ है ना इधर। और सपोर्टिंग और मैनेजमेंट प्रोसेसेस क्या करते हैं? ये कोई वैल्यू एडिंग का काम नहीं करते,
ये कस्टमर को डायरेक्ट वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, तो क्या ये बेसलेस प्रोसेसेस है, यूजलेस प्रोसेसेस हैं? बिल्कुल नहीं, कोई प्रोसेस यूजलेस नहीं है। तो इनका काम क्या है फिर? इनका काम है ये ऑपरेशनल प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, ऑपरेशनल प्रोसेस को सपोर्ट करके बिजनेस का एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, बिजनेस का एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। एक सिंपल सा चीज सोचो ना, जब आप अभी पढ़ रहे हो, पढ़ना आपका काम है, आप पढ़ सकते हो और आप एग्जाम में लिख सकते हो, करेक्ट? ये आप ही करोगे, यू विल हैव टू स्टडी एंड यू विल हैव टू राइट द एग्जाम। तो जो कोर प्रोसेस है, जो कोर फंक्शन है, प्राइमरी चीज है, वो आप कर रहे हो। पर सपोर्ट में आपके आसपास बहुत लोग हैं। मैं क्या कर रहा हूं? मेरा काम ऑपरेशनल या प्राइमरी प्रोसेस नहीं है, मेरा काम सिर्फ आपको गाइड करना है। मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर सकता हूं, सिर्फ समझा सकता हूं, और वो मैं कर रहा हूं, पर प्राइमरी काम तो आपका ही रहेगा, राइट? तो उसी तरह से आपकी मॉम, वो आपको टाइम टू टाइम खाना दे रही है, वो टाइम टू टाइम आपका जो भी आप जिस हिसाब से बोलोगे उस हिसाब से वो चीजों को सेट कर रही हैं। क्यों? ताकि आप बेटर पढ़ पाओ, करेक्ट? आप बेटर पढ़ पाओ। तो क्या उनका ये चीज को आप इग्नोर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। सो दिस इज अ सपोर्टिंग प्रोसेस। ये किस लिए है? ये आपका एफिशिएंसी को बूस्ट करता है, राइट? सपोज करो ये चैप्टर आप खुद से लेके बैठोगे तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, पर अगर आप ये मेरे साथ पढ़ लोगे तो एफिशिएंसी बेटर होगा ना। क्यों? सपोर्टिंग प्रोसेस, करेक्ट? तो सपोर्टिंग प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस क्या करता है? ऑपरेशनल प्रोसेस का एफिशिएंसी को बूस्ट करता है। वही तो चीज है इधर, देखो ना। सपोर्ट प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस डू नॉट प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर्स डायरेक्टली, राइट? वो वैल्यू ऐड कर देता है पर। तो पहला क्या है? कस्टमर वैल्यू, या पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होगा? वैल्यू टू कस्टमर। ये हमको मालूम है कि क्या सपोर्ट एंड मैनेजमेंट प्रोसेसेस डू नॉट प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर्स डायरेक्टली, और प्राइमरी प्रोसेस तो ऑफकोर्स वैल्यू ऐड करता ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये तो हमने पढ़ा ही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पॉइंट 2, एफिशिएंसी का बात। एफिशिएंसी का क्या? ये जो सपोर्ट और मैनेजमेंट प्रोसेसेस है ना, ये कोर प्रोसेस या ऑपरेशनल प्राइमरी प्रोसेस का एफिशिएंसी को बूस्ट करता है, राइट? पूरे एंटरप्राइज का ओवरऑल एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, राइट? दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्राइज। क्लियर है बात? एकदम क्लियर है बात ये? चलो बहुत बढ़िया। इसके साथ हम लोग का ये चैप्टर 2 था। अब इससे ना एक क्वेश्चन आ जाता है, आ सकता है इस टाइप का कोई क्वेश्चन इससे आ सकता है, लिख लो। व्हाट इज अ बिजनेस प्रोसेस? What are the categories, या explain the categories of business process? क्लियर? ये क्वेश्चन आ सकता है। अब एक चीज समझना, इधर आ जाओ। ये जो हमारा बिजनेस प्रोसेस है, तो क्या हम इसको डे वन पे एक बार सेट कर दिए तो काम हो गया हमारा? एज मैनेजमेंट, रंजन सर और मैं, वी आर द मैनेजमेंट देन। तो डे वन पे हम जब इसको सेट कर दिया हमने, तो क्या हमारा काम हो गया? बिल्कुल नहीं। हमारा डे टू डे में काम क्या रहेगा उसके बाद? जो बिजनेस प्रोसेस को हम डे वन पे हमने सेट किया है, वो चल रहा है, उसको मॉनिटर और कंट्रोल तो हम कर रहे हैं, साथ में उसको ट्राई करके इंप्रूव करते जाना होगा ना। ट्राई करना होगा कि सपोज करो आप आ रहे हो,
आप आए, आपके एंट्री से लेके एग्जिट तक अगर आपको आधा घंटा लगता है ये पूरे प्रोसेस में, तो हम ट्राई करते रहेंगे ना कि कैसे आपका टाइम और बचा सके, करेक्ट, कैसे हम चीजों को बेटर कर सके, इंप्रूव कर सके, तो हम ये काम करते रहेंगे। सो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, जिसको हम क्या करते बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। अब ये क्या है, सिंपल सा चीज है, देखो बिजनेस प्रोसेस हमको पता है क्या होता है बिजनेस प्रोसेस, क्लियर। तो यहां पे एक्स्ट्रा वर्ड क्या आया, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को अगर समझ लिया ना, तो ये टॉपिक ऑलरेडी समझ गया। देखो मैनेजमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज को बेटर तरीके से सॉल्व करना, फाइंडिंग बेटर वेज ऑफ, या फाइंडिंग बेटर और इंप्रूव्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। अब चाहे वो आप बिजनेस प्रोसेस की बात करो, अरे सपोज करो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप पढ़ के आ रहे हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें हम क्या करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जो भी फाइनेंसेस है, जो भी वेल्थ है, जो भी कैपिटल है, इसको हम ट्राई करते हैं और बेटर तरीके से यूज करने का, बेटर रिटर्न्स जनरेट करने का गोइंग फॉरवर्ड टाइम टू टाइम पे, राइट। सपोज करो इस साल हमने 5% कमाया, वी विल ट्राई कि नेक्स्ट ईयर हम 5 से ज्यादा कमाए, करेक्ट, और बेटर उसको मैनेज कर पाए, दैट इज आवर जॉब, राइट। सो यही होता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। इसमें हम कुछ नहीं करते, पर बस ये ट्राई करते हैं कि जो बिजनेस प्रोसेस हमने सेट किया है उसको इंप्रूव करते जाए, उसको इंप्रूव करते जाए। सो द की इज इंप्रूव। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में व्हाट वी हैव टू डू इज, इट इज अ वे ऑफ इंप्रूविंग बिजनेस प्रोसेसेस, इट इज अ वे ऑफ इंप्रूविंग बिजनेस प्रोसेसेस। अब ये इंप्रूव को करने के लिए हमको क्या दिमाग में रखना है, कैसे इंप्रूव करेंगे या क्या करेंगे, इसमें हम लोग को 3 E's पे फोकस करना है। अचीव 3 E's फॉर बिजनेस प्रोसेसेस। क्या क्या 3 E's हैं, ये देखो नीचे में, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी। अब देखो चीज ऐसा है कि जो इकोनॉमी है ना, इसका तो वर्ड, इसका मीनिंग बहुत सिंपल होता है, इसका मतलब रिड्यूसिंग कॉस्ट, रिड्यूसिंग कॉस्ट। अब सपोज करो हम एफिशिएंट इकोनॉमी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आज के दिन में एक एडमिशन लेने के लिए 4 लोगों की जरूरत है, अगर हम ट्राई करके कुछ इसको कम कर सके, लेट्स से अगर 2 लोग में काम हो सके, तो क्या हमने बिजनेस प्रोसेस को ज्यादा इकोनॉमिकल बना दिया, उसका कॉस्ट कम कर दिया 2 लोगों का, करेक्ट। सो दैट मीन्स वी मेड इट मोर इकोनॉमिकल, वी इंप्रूव्ड आवर बिजनेस प्रोसेसेस, करेक्ट। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको कहां हो सकता है, वो होगा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में। लोगों को ना शुरू से ये वर्ड समझ नहीं आता है, वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को सेम मान के रखते हैं, पर एक्चुअल में सेम नहीं है, राइट। एफिशिएंसी जो है दैट फोकसेस ऑन स्पीड, आप कितना फास्ट कोई काम कर सकते हो, करेक्ट। सो एफिशिएंसी फोकसेस ऑन स्पीड, या आप कितने एफिशिएंट, तो हम बोलते हैं ना, आप कितना जल्दी कोई काम कर सकते हो। और इफेक्टिवनेस फोकसेस ऑन जो भी काम आप कर रहे हो, क्या आप वो सही से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, राइट। दैट इज व्हाट इफेक्टिवनेस मीन्स, राइट। तो व्हाट इज इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस इज डूइंग द जॉब राइट। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो ये चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको लेट से ऑन एन एवरेज 20 घंटा लगना चाहिए, आपको लगा 15 घंटा क्योंकि आपने अच्छे से समझा हुआ है। सो दैट मीन्स यू आर एफिशिएंट, दैट मीन्स यू आर एफिशिएंट, राइट। नाउ दूसरा, सपोज करो 10 घंटा में आपने सल्टा दिया, 10 घंटा में आपने सब पढ़ लिया, तो हम क्या बोलेंगे, यू आर एफिशिएंट, यू आर एफिशिएंट। बट वो 10 घंटा में आपने जब पढ़ा, उसके बाद आपसे कोई अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया, आप हो गए ब्लैंक, कुछ नहीं मालूम, लेट से, ये बस एक एग्जांपल है, आपको कुछ रिकॉल नहीं हो पा रहा है, तो शायद आप इफेक्टिव नहीं हो, करेक्ट। सो तब हम बोलेंगे आप एफिशिएंट तो थे, पर आप सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी पर फोकस कर लिया, आप सिर्फ जल्दी करने चले गए, बट आपने क्या ध्यान नहीं दिया, दैट वाज इफेक्टिवनेस।
इफेक्टिवनेस में आप चूक गए, आप इफेक्टिव नहीं थे, आप एफिशिएंट जरूर थे पर इफेक्टिव नहीं थे। करेक्ट। सो इंप्रूविंग बिजनेस प्रोसेसेस इज व्हाट बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। उसमें हम करते क्या है, हम 3 E's ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस को अचीव करने का ट्राई करते हैं। क्या क्या? इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी। क्लियर है बात? एकदम से क्लियर। चलो अब क्या आता है, ये था बेसिक्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस। हमने अभी तक 3 चीजें पढ़ी है। बिजनेस प्रोसेस, कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। करेक्ट। नाउ अब इधर आ जाओ एक बार। अब अगर आप एक चीज देखोगे, यहां पे सब चीज मैनुअली हो रहा है, राइट। आप आए, हमने आपको एडमिशन फॉर्म दिया, आप उसको फिलअप किए, फिर हमने एडमिशन फॉर्म लिया, राइट। इसमें क्या आता है प्रॉब्लम, आप देख रहे हो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें, मैं आपको बताता हूं। जब हम एडमिशन फॉर्म दिया, आपने लिखा, फिर हमने उसको कलेक्ट किया। सो आपने एडमिशन फॉर्म में अपना नंबर एंड ईमेल आईडी भी लिखा है। फिर वो कोई और आदमी होगा जो उसको डेटा एंट्री कर रहा होगा हमारे लैपटॉप पर, राइट। वो लैपटॉप में आपका कॉन्टैक्ट नंबर टाइप किया और ईमेल आईडी टाइप किया। अब इसमें क्या हुआ, यहां पे स्कोप ऑफ एरर आया। क्या आया यहां पे, क्या आया? एरर का स्कोप आया, राइट। बहुत बार ऐसा होता था शुरू में कि बच्चों को मैसेजेस नहीं जाते थे, राइट। मैसेजेस नहीं मिलता था कि क्लास कैंसिल हो गया, आज क्लास है, आज कोई एक्स्ट्रा क्लास है, कोई नया वीडियो आया तो उसका वो मैसेजेस नहीं जाते थे, वो एरर का स्कोप होता था, राइट। उसके बाद क्या होता था, फिलअप किया, पेमेंट जब कोई कलेक्ट कर रहा है तो सपोज करो आपने कार्ड दिया, कार्ड में वो भूल से 1 0 एक्स्ट्रा डाल दिया, 1 0 कम डाल दिया, सो अगेन यहां पे कोई एरर आया, राइट। फिर इनवॉइस में वो नाम गलत कर दिया या अमाउंट गलत कर दिया। जहां पे मैनुअल वर्क है वहां पे एरर आ रहा है। और वो बुक्स जब इशू कर रहा है तो हो सकता है वो ईआईएस का बुक इशू करने की जगह आपको कॉस्ट का बुक इशू कर दिया। अरे भाई इंसान है ना, गलती तो हो ही सकती है उनसे। सो यहां पे जब मैनुअल प्रोसेस हो रहा है, सो ये मैनुअल, यहां पे मैनुअल वर्क हो रहा है, मैनुअल वर्क हो रहा है। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रहा था, एरर आ रहा है, बहुत सारे एरर्स के स्कोप है। दूसरा क्या है, एरर तो है जो है, उसके बावजूद कॉस्ट काफी ज्यादा हो गया, 4 लोगों को रखना पड़ रहा है। आप समझ रहे हो, 4 लोगों का सैलरी कॉस्ट बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो दिस इज अ कॉस्टली प्रोसेस, कॉस्ट एक कंसर्न है, राइट। तो इसको अगर हम दिमाग लगाए, कुछ सोच विचार करें, तो इन दोनों चीज को हम और इंप्रूव कैसे कर सकते हैं और बेटर कैसे कर सकते हैं, अगर हम इस पे दिमाग लगाएं। सोचो एक बार, इस चीज को इंप्रूव कैसे किया जाएगा, इसको ऑटोमेट करके। अगर हम यहां पे मैनुअल जो स्कोप आ रहा है फॉर मैनुअल वर्क, अगर हम वो मैनुअल वर्क का स्कोप को खत्म कर दे एंड वी इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी, कि यहां पे सब काम टेक्नोलॉजी से होगा, तो क्या वो एरर का स्कोप खत्म हो गया? अब रहा बात कॉस्ट का, तो वो एक एनालिसिस करना पड़ेगा। इट डिपेंड्स कि वो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट जब हम करेंगे, जो भी टेक्नोलॉजी लगाएंगे, सो उसका कॉस्ट क्या पड़ता है, राइट। वो कितना एरर बचा रहा है और उसका कॉस्ट क्या पड़ता है, वो बाद की चीज है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या रहा हमारा, बिजनेस प्रोसेस को हम और बेटर कैसे किया हमने, राइट। तो आप आए, जैसे आप आते हो एकदम एक्साइटेड होके एडमिशन लेने के लिए, आप आ गए। अब आप आए और मांगे एडमिशन फॉर्म, और इस बार हमने आपको एडमिशन फॉर्म नहीं दिया। क्या बोला आपको? बोला आप जाइए www.ranjanperivalclasses.com, और उसी में हमने एक वेबसाइट बना दिया और वहां पे एडमिशन लेने के लिए एक टैब इंसर्ट कर दिया। वहीं पे आप डायरेक्ट एडमिशन वहां पे ले सको, ऐसा हमने सेटअप कर दिया उसी पर। तो फिर क्या हुआ, जो हम एडमिशन फॉर्म पहले देते थे वो अब हम नहीं देंगे। तो आप आए, आपको बोल दिया कि आप ये वेबसाइट खोलिए, इसमें यहां पर जाइए और आप वहां पे बैच सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा और आप खुद वो एडमिशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो।
तो इसमें क्या होगा, आप मोबाइल नंबर टाइप करोगे, ईमेल एड्रेस टाइप करोगे, सब आप सब खुद से फिलअप कर दिए और वहीं पे वो सबमिट का ऑप्शन रहेगा। आपने उसको सबमिट किया तो वो डायरेक्टली हमारे डेटाबेस में स्टोर हो गया, वो डायरेक्टली हमारे डेटाबेस में स्टोर हो गया और हमने उसका प्रिंट आउट ले लिया, बात खत्म। तो यहां पे एक आदमी का काम नहीं रहा, हमने बस आपको बोल दिया कि आप वो वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर लीजिए, आपने भर लिया एंड द जॉब इज डन, राइट। तो इसमें फिर क्या हुआ, वो आपने फिलअप किया उसको, उसके बाद सबमिट पे क्लिक किया। अब जब सबमिट पे आप क्लिक कर दोगे तो उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको पेमेंट का पेज दिखा देगा। अब जो हम मैनुअली एक डेडिकेटेड आदमी हमने रख के रखा था जो पेमेंट कलेक्ट कर सके, वो अब पेमेंट कलेक्ट करने वाला आदमी का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप वहीं पर डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट गेटवे लगा दिया हमने, उसमें आप अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालो, यूपीआई से करो, नेट बैंकिंग से करो, पेटीएम वॉलेट्स वगैरह से करो, अलग अलग ऑप्शंस डाल दिया, तो उसमें आप डायरेक्टली पेमेंट कर दिया आपने। और जब पेमेंट किया तो आपको ऑटो जेनरेटेड इनवॉइस, जो आपने इधर डिटेल्स डाला है, एडमिट ये फॉर्म भरते समय डिटेल्स डाला होगा, करेक्ट, जो नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह आपने डाला, तो यही डिटेल्स को लेकर क्या हुआ, यही डिटेल्स के को लेते हुए ये इनवॉइस ऑटो जेनरेट हुआ। ऑटो जेनरेट होके आपके ईमेल आईडी पे एक कॉपी चला गया, तो वहां पे लिखा होगा इट इज अ सिस्टम जेनरेटेड इनवॉइस। तो यहां पे क्या हुआ, एक आदमी को मैनुअली इनवॉइस नहीं काटना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहां पे हम इनवॉइस आपके पास ईमेल पे चला गया, टेक्स्ट मैसेज पे उसका लिंक चला गया, ऑटो जेनरेटेड इनवॉइस। उसके बाद क्या हुआ, अब बुक्स तो ऑटो इश्यू नहीं हो सकता, उसके लिए एक आदमी रखना होगा, चलो वो एक आदमी रख लिया। पहले कौन था इसमें, भोलू था, तो भोलू अभी भी रहेगा बुक्स इशू करने के लिए, राइट। और आईडी कार्ड आपको ऑटो इश्यू हो जाएगा, उसमें आपको बोल दिया जाएगा, एक ऑप्शन रहेगा, आप अपना ऐसा सेल्फी लेके उसमें फोटो अपलोड कर दीजिए और ऑटोमेटिकली आपका एक आईडी कार्ड बन के आ जाएगा। आपको बस उसका एक प्रिंट आउट ले लेना है। और अब तो प्रिंट आउट का भी काम नहीं, आप आओगे और आप आईडी कार्ड का पीडीएफ दिखा दोगे तो भी काम हो गया, राइट। सो दिस इज हाउ हमने वो प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया। किस लिए ऑटोमेट किया, एरर्स कम कर सके, कॉस्ट कम कर सके, राइट। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, एरर्स कम हुआ, राइट। अब जो हमारा एक और प्रोसेस था अटेंडेंस लेने वाला, इसमें हम क्या किया, लेट से जो 3 लोग थे, जो रामू, राजू और शामू, अब इन तीनों लोग का आप बोलोगे इनको निकाल दिया क्या, नहीं, अरे बहुत सारी चीजें होती है ना, इनको उनमें डाल दिया तो ये यहां से फ्री हो गए, इनको उनमें डाल दिया। अब इन चारों लोग का अटेंडेंस का भी इश्यू आता था, कोई बोलता था कि नहीं इस दिन हम लेट नहीं आए थे, इस दिन हम जल्दी आए थे, इस दिन हम आए थे पर हमारा एब्सेंट लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे ऑटोमेट किया, हमने एक बायोमेट्रिक डिवाइस लगा दिया। आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक डिवाइस में क्या होता है, जब कोई एम्प्लॉय को हम हायर करते हैं तो उसका हम ऐसा फिंगरप्रिंट लेके उसका सेटअप कर लेते हैं, राइट। अब वो सेटअप, वही फिंगरप्रिंट आएगा, वो एवरीडे खुद ही फिंगरप्रिंट डालेगा, ऑटोमेटिक वो कितना बजे आया ये स्टोर हो जाएगा, ये हमारे सर्वर पे स्टोर हो जाएगा। और वो जब एग्जिट करेगा तो वापस से फिंगरप्रिंट डाल देगा और जितना बजे वो एग्जिट किया ये भी स्टोर हो जाएगा, करेक्ट। इससे क्या होता है, कोई डिस्प्यूट नहीं रहता है, कोई एरर नहीं रहता है कि वो कितना बजे आया, कितना बजे गया, वगैरह वगैरह चीजें खत्म हो जाती हैं। एंड कोई एक डेडिकेटेड आदमी नहीं होगा अटेंडेंस लेने के लिए, एम्प्लॉय खुद आएंगे, खुद अपना फिंगरप्रिंट डाल के अटेंडेंस दे देंगे एंड उनका काम हो गया। एंड बायोमेट्रिक डिवाइस तो बहुत सस्ते भी आते हैं, उनका लगभग 5,000 to 6,000 का रेंज रहता है, उसमें अच्छे अच्छे बायोमेट्रिक डिवाइसेस आ जाते हैं, राइट। तो दिस मेक्स द प्रोसेस इजियर, वो एरर फ्री बना देता है बिजनेस प्रोसेस को, करेक्ट है। एरर कम कर देता है, कॉस्ट कम कर देता है, ये सब चीजें हैं। सो इससे ही हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आएगा जिसको हम बोलेंगे बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। ये जो हमारा एग्जाम्पल है इसको छोड़ देना, ये एग्जाम्पल हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन कर रहे हैं। ये आया हमारा ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस का
जो हमारा सेकंड टॉपिक है बिजनेस प्रोसेस, वही टॉपिक का एक्सटेंशन है। यहां पे जो हमने देखा था ये बिजनेस प्रोसेस था मैनुअल, ये बिजनेस प्रोसेस था मैनुअल, जिसमें हमारा गोल क्या था, गोल वॉज टू टेक एडमिशन, गोल वॉज ये एडमिशन लेना गोल था। गोल ध्यान रहे, गोल अभी भी सेम रहेगा, गोल अभी भी सेम रहेगा, प्रोसेस अभी भी सेम रहेगा। चेंज क्या हो रहा है, चेंज खाली मैनुअल पोर्शंस हो रहा है। अगर हम इन सबको ऑटोमेट भी कर दे, ऑटोमेट भी कर दे तो रिमेंबर द प्रोसेस या जो बिजनेस है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, रिमेन्स द सेम। बस जो वे ऑफ वर्किंग था ना, जो छोटे छोटे डिवाइसेस हमने ऐड किए, बस हम वो ऐड करते हैं। करेक्ट, ऑटोमेट किया, कैसे किया ये हमने देखा था एग्जाम्पल में। सो ये यहां पे बीपीए क्या है, टेक्नोलॉजी को यूज करके एक कोई प्रोसेस को ऑटोमेट करना। देखो लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस। टेक्नोलॉजी को यूज करके ही तो हम कोई भी चीज को ऑटोमेट कर सकते हैं, ये नेचुरल बात ही है। तो ऑटोमेशन का मतलब क्या है, ऑटोमेट करना, विच मीन्स व्हाट, अप्लाइंग टेक्नोलॉजी इन बिजनेस प्रोसेसेस, करेक्ट। सब टेक्नोलॉजी को यूज करके ऑटोमेट करते हैं। हमने यूज किया ना काफी सारा टेक्नोलॉजी, ऑटो जनरेटेड इनवॉइस आपको चला जाएगा, एडमिशन फॉर्म आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, पेमेंट गेटवे लग जाएगा, ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। वो बायोमेट्रिक सिस्टम जो हमने यूज किया, दैट इज अ टेक्नोलॉजी, करेक्ट। अब टेक्नोलॉजी को यूज क्यों किया हमने, चीज समझो, क्यों किया टेक्नोलॉजी को यूज, क्योंकि बहुत सारे एरर्स के स्कोप थे जो हम लोग को हटाना था। एरर्स कैसे हटेगा, जब आप ह्यूमन एलिमेंट को हटाओगे, करेक्ट। ह्यूमन एलिमेंट को जब हम रिमूव कर देंगे तो एरर हटेगा। तो दैट इज वाई हम उसको टेक्नोलॉजी को ऑटोमेट करते हैं। क्या, देखो, बाय रिमूविंग ह्यूमन एलिमेंट। तो हम ऑटोमेट तो किया, हमने ऑटोमेट किया, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद क्यों किया ऑटोमेट, ताकि ह्यूमन एलिमेंट को हटाना है। क्यों हटाना है, ताकि एरर्स कम हो सके, एरर्स कम हो सके, राइट। अब जब ह्यूमन एलिमेंट को हम हटा चुके हैं और टेक्नोलॉजी से ऑटोमेट कर चुके हैं, तो क्या हमारा बिजनेस प्रोसेस का जो मैनेजमेंट में था ना 3 E's, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, क्या ये अचीव नहीं हो रहा है? ऑफ कोर्स ये अचीव हो रहा है, राइट, ऑफ कोर्स ये अचीव हो रहा है। इंप्रूव करना है ना, इंप्रूव कर दिया हमने, इकोनॉमिकल बनाया, कॉस्ट कम करके इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इंक्रीज किया, उसका स्पीड और एरर्स कम करके, करेक्ट। सो देयरफॉर रिमूविंग ह्यूमन एलिमेंट एंड making the business processes efficient and effectiveness, efficient and effectiveness, clear? Therefore achieve 3 E's of BPM, correct? Efficiency, effectiveness, economy, right? So technology enabled automation of business process, क्यों? To remove human element, और उसके बाद क्या होता है, it increases efficiency and effectiveness of the business processes, सब logical steps। अब रहा बात, आप कौन सा प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हो। आप जो प्रोसेस जिसमें आपका मन करे आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो। हमने दोनों को ही किया है, ऑपरेशनल प्रोसेस को भी हम ऑटोमेट किया हमने, प्राइमरी प्रोसेस को, सपोर्टिंग प्रोसेस को भी ऑटोमेट किया, सेकेंडरी प्रोसेस को भी ऑटोमेट किया, राइट।
आप जो प्रोसेस, जो मनचाहा प्रोसेस, आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो, राइट? सो देयरफॉर यू कैन ऑटोमेट व्हाट? डिफरेंट फंक्शंस ऑफ कंपनी, इंक्लूडिंग देखो जैसे सेल्स, मैनेजमेंट, ऑपरेशन, सप्लाई चेन, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। आप कोई भी टाइप का बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हो। वेरियस बिजनेस प्रोसेसेस कैन बी ऑटोमेटेड। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही। अभी जो रेपिटेटिव और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसेस है इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है? एक बात पहले ये देखते हैं कि ये सब हम किए तो इसका बेनिफिट क्या है, क्यों कर रहे हैं हम, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीए या फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपीए सक्सेस। मतलब बीपीए करने से हम लोग को क्या अचीव हो रहा है, व्हाट गोल्स आर बीइंग अचीव्ड, या हम बीपीए क्यों कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या आ रहा है बेसिकली, राइट? बीपीए के सक्सेस फैक्टर्स। अब इसमें क्या है, 4 पॉइंट्स: टाइमलीनेस, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी। ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये बहुत जनरल पॉइंट्स है जो आपको बाद में भी मिलेंगे, करेक्ट? तो इसलिए एक बार अच्छे से इधर समझ लेना है, और बाद में जब हम बात करेंगे तो हमको पता होगा व्हाट आर वी रेफरिंग टू। क्लियर? तो देखो, टाइमलीनेस, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी। पहला हम पढ़ेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या बोलता है? अब एक चीज समझो, जब हम बिजनेस प्रोसेस को हमने ऑटोमेट कर लिया तो ऑटोमेट करने के पीछे रीजन क्या था? ऑटोमेट करने के पीछे रीजन या ऑब्जेक्टिव क्या था? ताकि हम कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज को खत्म कर दें, राइट? जैसे सपोज पहले के जमाने में, आप मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, पहले क्या होता था, कॉलेजेस वगैरह में एग्जाम का लिस्ट ऐसे टंगता था, लिस्ट लग जाता था कि किसका कितना मार्क्स आया, किसका कितना मार्क्स आया। तो क्या आपको एज अ स्टूडेंट बाकी सबके मार्क्स नहीं दिखते थे, बाकी सबके मार्क्स नहीं पता चल जाते थे? अगर आपको उनका रोल नंबर पता है, आपको उनका मार्क्स पता चल जाता था, राइट? और उनको भी आपका मार्क्स पता चल जाता था। पर अब क्या हो गया है, अब आज के जमाने में आपको, इनफैक्ट सी इंस्टीट्यूट ने भी ये कर चुका है, एग्जाम रिजल्ट्स आपको मेल पर जाते हैं या आपको वेबसाइट में लॉगिन करके चेक करना होता है, राइट? सीएफए में मेल आ जाता है, सीए में आपको लॉगिन करके चेक करना होता है। अलग अलग तरीका में, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोसेसेस है। तो इससे फायदा क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी है। मतलब जिसको वो रिजल्ट देखना चाहिए, जो वो रिजल्ट का हकदार हो, हु हैज द राइट टू सी, वो ऑथराइज्ड यूजर, वो ही खाली वो रिजल्ट देखे, एंड आसपास के दुनिया वाले वो रिजल्ट को ना देखे। करेक्ट? क्लियर है बात? तो यही यहां पे फायदा है इस चीज का, राइट? देखो, टू इंश्योर दैट डेटा इज ओनली अवेलेबल टू द पर्सन हु हैव द राइट टू सी इट। क्या है? राइट टू सी इट, माने ऑथराइज्ड पर्सन, ऑथराइज्ड यूजर्स बोलते हैं हम इसको। तो कॉन्फिडेंशियलिटी ये इंश्योर करता है कि जो ऑथराइज्ड है, हु हैज द राइट टू सी द डेटा, वो ही खाली देखे और कोई ना देखे। करेक्ट? नेक्स्ट आया क्या? इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी, अब इंटेग्रिटी क्या बात करेगा? इंटेग्रिटी मतलब सोचो ना, इंटेग्रिटी हम लोग बोलते हैं ना, वो इंटेग्रिटी का इंसान है, ऑनेस्ट है। मतलब यहां पे कोई चोरी वाला बात नहीं है। करेक्ट? यहां पे जो है वो होना चाहिए। करेक्ट? जैसे सपोज करो कल को अगर ऐसा कर दे कि आपने देखा होगा जब आप एग्जाम रिजल्ट्स व्यू करते हो तो आप क्या उसमें कोई चेंज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। हम बैंक अकाउंट्स जब ऑपरेट करते हैं, सो जब आप बैंक अकाउंट में लॉगिन करोगे तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप डाल के देख सकते हो, और वो सिर्फ आप देख सकते हो, कोई और नहीं देख सकता। दैट इंश्योर्स कॉन्फिडेंशियलिटी बिकॉज यू आर ऑथराइज्ड टू सी इट। आप देख सकते हो। पर क्या आप अपना बैंक बैलेंस को ऐसा बैक स्पेस मार के नया बैलेंस डाल के चेंज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज वो इंटेग्रिटी मेंटेन होगा। जितना बैंक में बैलेंस है उतना ही वो अमाउंट डिस्प्ले होना चाहिए ना। और सिमिलरली एग्जाम में जितना मार्क्स आपको मिला है उतना मार्क्स आपको डिस्प्ले होना चाहिए।
वो राइट आपके पास नहीं है कि आप उसको बैक स्पेस मार के ऐसे नया मार्क्स टाइप कर दिया 100 on 100 और आपको वो मिल गया। नो, वैसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इंटरनल लोगों के पास वो राइट रहता है। वो क्यों? ताकि डेटा का इंटेग्रिटी मेंटेन रहे। मतलब यहां पे अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट्स ना हो। देखो यहां पे अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट्स ना हो, अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट्स नहीं होनी चाहिए। हम लोग ऑथराइज्ड हैं सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए कि बैंक में कितना बैलेंस पड़ा है, हमारे को कितना मार्क्स मिला है, व्हाट आर आवर स्कोर्स, राइट। बट हम चाह के भी स्कोर को इंक्रीज तो नहीं कर सकते या बैंक का बैलेंस तो इंक्रीज नहीं कर सकते। वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू डू दैट, राइट। तो अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट्स नहीं हो, ये इंश्योर करेगा बीपीए, करेक्ट। इंटेग्रिटी मेंटेन होना चाहिए। अब उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम का। आप जहां पे टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हो वहां पे इंश्योर होता है टाइम। एक चीज देखना, पहले जब फाउंडेशन रिटन होता था तो चेकिंग में बहुत टाइम लगता था। अब जब सीए फाउंडेशन में आधा एमसीक्यू हो गया, आधा रिटन है, तो रिलेटिवली कम टाइम लगता है। क्यों कम टाइम लगता है? बिकॉज एमसीक्यू में क्या करना है, वो ऐसा टिक मार्क मारना है, सर्कल करना है अच्छे से, और वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसको चेक कर देगा। वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। तो जहां ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है वहां पे टाइम बेटर हो जाएगा। जहां एक जन को 100 क्वेश्चन चेक करने में 1 घंटा लग सकता है, वो कंप्यूटर 1 सेकंड में कोड के थ्रू कर सकता है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो ये क्यों? टाइम कम करना है और हम लोग को ये इंश्योर करना है कि वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे। तो टाइम के लिए 2 पॉइंट है। एक क्या? अवेलेबिलिटी। अब अवेलेबिलिटी में देखो क्या लिखा है, टू इंश्योर डेटा इज अवेलेबल व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। ये राइट टाइम जो है ना ऊपर में, वो आप काट दो, इसमें रहेगा डेटा इज अवेलेबल एट ऑल टाइम्स। हर समय डेटा अवेलेबल होना चाहिए। जब आपका मन करे आपको देखना हो, वो अवेलेबल होना चाहिए, करेक्ट। इसीलिए आप देखो, आप बैंक अकाउंट में आप कभी भी लॉगिन कर सकते हो। वो आप अगर आप 24 घंटे में कभी भी लॉगिन करो, आपको आपका बैलेंस दिख जाएगा। आप कभी भी उसमें ट्रांजैक्शन कैरी आउट कर सकते हो, अनलेस वो पहले ही कोई मैसेज दे दे कि इस बीच में 2-3 घंटे, वो भी यूजुअली रात को एकदम 12 बजे से 3-4 बजे तक हमारा कोई मेंटेनेंस एक्टिविटी चलेगा बैंक में और आप लॉगिन नहीं कर सकते। अनलेस बैंक की तरफ से ऐसा कोई मैसेज आए, आप एकदम से कोई भी समय में 24 घंटे में कभी भी लॉगिन करके कोई भी ट्रांजैक्शन कैरी आउट कर सकते हो। अवेलेबिलिटी, ऑलवेज अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, राइट। और टाइमली क्या है? टाइमलीनेस क्या बोला? ये इंश्योर करता है कि वो सही समय पे अपडेट हो जाए। डेटा इज अवेलेबल एट द राइट टाइम, राइट। अपडेटेड एट द राइट टाइम, दैट इज ASAP, एज सून एज पॉसिबल। अब बैंक में आप चेक करो, अगर आप IMPS ट्रांजैक्शन कैरी आउट करते हो, IMPS ट्रांजैक्शन, ये सब हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे क्या है, ठीक है। IMPS मतलब इमीडिएट, आप तुरंत कोई ट्रांजैक्शन कैरी आउट करते हो तो आप देखोगे बैंक स्टेटमेंट में तुरंत डेबिट हो गया और सामने वाले के अकाउंट में तुरंत क्रेडिट हो गया, तुरंत उसमें रुपया आ जाता है, रिसीव हो जाता है। पर वही अगर हम NEFT करते हैं तो आपके बैंक स्टेटमेंट से डेबिट तो तुरंत हो जाएगा, पर सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट होने में वो 1 घंटा का समय लगता है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग फीचर्स है। IMPS में चार्ज कटता है, इसीलिए वो तुरंत अपडेट करके आपको दे देता है। NEFT फ्री है, वो उसका कोई अलग से चार्ज नहीं कट सकता बैंक में, एक सर्टेन लिमिट तक फ्री है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा टाइम लेता है क्रेडिट होने में, राइट। बट वो टाइम टू टाइम अपडेट करके देगा। अगर मान लो आज आप लॉगिन करते हो और आपको बैलेंस दिख रहा है 2 महीने पहले का, तो क्या वो बैलेंस आपके कोई काम का है? क्योंकि 2 महीने में तो आप बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कर चुके होंगे, करेक्ट।
सो इसलिए अगर आप अभी लॉग इन कर रहे हो, आपको अभी तक का बैलेंस अपडेट हुआ हुआ मिलना चाहिए, राइट। सो दिस इज टाइमलीनेस। 4 पॉइंट्स, 4 फैक्टर्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डूइंग बीपीए क्या है? क्या है? अवेलेबिलिटी, सबसे पहला कॉन्फिडेंशियलिटी, जो ऑथराइज्ड लोग है खाली वही देख सकेंगे। इंटेग्रिटी, कि अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट नहीं हो पाएगा, कोई अनऑथराइज्ड चेंजेस आप नहीं कर सकते इसमें। अमेंडमेंट्स का मतलब चेंजेस होता है, अनऑथराइज्ड चेंजेस। करेक्ट, अनऑथराइज्ड चेंजेस आप नहीं कर सकते इसमें। उसके बाद अवेलेबिलिटी, मतलब वो एट ऑल टाइम्स वेन एवर रिक्वायर्ड अवेलेबल होना चाहिए। आप 24 घंटे लॉग इन करिए बैंक अकाउंट में, कौन मना कर रहा है। और टाइमलीनेस, जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह आपने कैरी आउट किया है वो एज सून एज पॉसिबल, वो एज सून एज पॉसिबल एट द राइट टाइम अपडेट होके विजिबल होना चाहिए। करेक्ट। सो इसको याद कैसे रखना है, एक न्यूमोनिक इसके लिए मैंने बनाया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपीए सक्सेस या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीए। इसको आप याद रखो, बीपीए का टीका बोल के, TICA, टीका। टीका माने कैसे आएगा? टी माने टाइमलीनेस, आई माने इंटेग्रिटी, सी माने कॉन्फिडेंशियलिटी, ए माने अवेलेबिलिटी। टाइमलीनेस, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी, बीपीए का टीका। करेक्ट है बात? क्लियर है एकदम यहां तक? नेक्स्ट हम आएंगे बेनिफिट्स ऑफ बीपीए। अब बीपीए कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ फायदे मिलेंगे, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होगा, राइट। कुछ तो रीजन होगा करने के लिए, राइट। तो वो क्या है, वो रीजंस क्या, सॉरी वो फायदा क्या है, वो बेनिफिट्स क्या है, वो एडवांटेजेस क्या है। करेक्ट, ये वो है। अब यहां पे भी ना एक क्वेश्चन ऊपर का पहले लिख लो, वो पॉसिबल है। क्वेश्चन एक तो ये है, व्हाट इज बीपीए, स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव्स, राइट। ये आराम से 6 मार्क का क्वेश्चन बन के आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर एक क्वेश्चन बन के आराम से आ सकता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीपीए। डायरेक्ट एकदम हेडिंग का एक क्वेश्चन बन के आ जाएगा, बेनिफिट्स ऑफ बीपीए एक्सप्लेन करिए, ये क्वेश्चन बन सकता है। सो ध्यान से देखो, बीपीए में आपको ये याद रखना है बस इतना सा चीज, कि हम लोग इसमें करते क्या है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग इसमें इंश्योर करते हैं क्या, सबसे पहला कि एरर कम हो, ह्यूमन एरर कम हो। ह्यूमन एरर को हम लोग कम कर रहे हैं, वी इंश्योर कि एरर्स कम हो रही हैं, राइट। उसके बाद क्या, एरर कम हो रहा है तो जाहिर सा बात है एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, करेक्ट। एरर कम हो रहा है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कॉस्ट कम होना चाहिए। बीपीए का हम इंश्योर करते हैं कॉस्ट कम होना चाहिए, कॉस्ट कम हो, कॉस्ट कम हो रहा है, एरर कम हो रहा है, जाहिर सी बात है एफिशिएंसी विल राइज। तो ये अगर आपको याद है ना बीपीए के बारे में, क्या है बीपीए, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस। वो क्यों काम आता है, इट हेल्प्स रिमूव ह्यूमन एलिमेंट, वो ह्यूमन एलिमेंट रिमूव करता है, क्यों, ताकि हम एरर्स को कम कर सके, एंड देयरफॉर वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करता है। सो सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारे पास क्वालिटी। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, क्वालिटी का। क्वालिटी कैसे लाता है बीपीए? अब बीपीए में क्या होता है, ध्यान से देखो, बीपीए में हर एक प्रोसेस, हर एक एक्टिविटी ऑटोमेटेड है, राइट। ऑटोमेटेड है माने क्या, देयर इज नो स्कोप ऑफ ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर की यहां पे गुंजाइश नहीं है। ह्यूमन एलिमेंट तो हमने हटा चुका है ना, ह्यूमन एलिमेंट रिमूव किया है, बीपीए का डेफिनेशन में पढ़ा है, इट रिमूव्स ह्यूमन एलिमेंट। तो सीधा सा चीज है, जब आप ह्यूमन एलिमेंट हटा ही चुके हो और जब मशीन्स कर रहे हैं काम, जब ऑटोमेटेड काम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है क्वालिटी विल बी बेटर, क्वालिटी विल बी बेटर एंड रिलायबल रिजल्ट्स आएंगे, रिलायबल रिजल्ट्स आएंगे, क्वालिटी विल बी बेटर, राइट। सो देयरफॉर क्वालिटी इंक्रीजेस, क्वालिटी इंक्रीजेस। तो पहला पॉइंट था बेटर क्वालिटी, क्वालिटी कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम सेविंग। अब जाहिर सा बात है, जब आपने ह्यूमन टाइम कम किया है, और हम क्यों ये कर रहे थे,
एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर रहा है। एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या, टाइम सेविंग होगा ना, याद रखना, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है ये, तो टाइम सेविंग भी तो हो ही रहा है, इसमें टाइम कम लग रहा है आपको एडमिशन लेने में, करेक्ट। कैसे टाइम कम लगेगा, अगेन क्योंकि हम ह्यूमन एलिमेंट हटा दिए तो मैनुअल टास्क यहां पे नहीं आएगा, मैनुअल काम हम लोग को यहां पे नहीं करना पड़ेगा, राइट। देखो, reduces the number of manual tasks of employees, correct, human element is removed, human element is reduced, correct। so therefore जो अब जैसे हमने रामू राजू शामू को क्या किया था, उनको इस प्रोसेस से हटा के कोई और काम में लगाया था ना, वो और वैल्यू एडिंग कुछ काम कर पाए, करेक्ट। सो देयरफॉर जो एम्प्लॉयज को फ्री टाइम कुछ मिलेगा, कुछ फ्री टाइम मिला होगा, उससे वो वैल्यू ऐड करेंगे बिजनेस में, करेक्ट, करेक्ट है बिल्कुल। अब नेक्स्ट पेज में आना, एक बार यहां पे आएगा थर्ड पॉइंट, रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम। अभी हमने देखा टाइम सेविंग, मतलब कोई भी प्रोसेस को करने में टाइम सेव हो रहा है, माने क्या, जो पहले स्टूडेंट एंट्री टू स्टूडेंट एग्जिट, जो पहले स्टूडेंट एंट्री टू स्टूडेंट एग्जिट में टाइम लगता था, वो ऑटोमेशन के कारण ये टाइम कम लगेगा, करेक्ट, ये टाइम कम होगा। सो ये जो स्टूडेंट एंट्री टू एग्जिट है ना, इसी को तो बोलते हैं, इसी को तो हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम। क्या होता है ये, दैट इज प्रोसेस स्टार्ट टू फिनिश, जहां से प्रोसेस शुरू होगा और जब तक वो खत्म नहीं होता, एक टर्न अराउंड टाइम रहेगा। शुरू से लेके एंड तक ये जितना भी टाइम इंटरवल लगा, जितना भी समय लगा ये पूरा प्रोसेस को करने में, वट एवर टाइम इट टेक्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अ प्रोसेस टिल द वेरी एंड ऑफ द प्रोसेस, वो होगा टर्न अराउंड टाइम। जब आपने एंटर किया एडमिशन लेने के लिए और जिस समय आप एडमिशन लेके, बुक्स लेके, आईडी कार्ड लेके एग्जिट करोगे, वो एक टर्न अराउंड टाइम है, राइट। सो नेचुरल बात है, वो टाइम को कम करना है, तभी तो हम बीपीए करेंगे, वरना क्यों करेंगे। और वो टाइम कम हो गया तो हमारे लिए फायदा है, रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम। कैसे किया, एलिमिनेट कर देता है अननेसेसरी टास्क, करेक्ट। और जब वो एलिमिनेट कर दिया अननेसेसरी टास्क, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, करेक्ट। तो उसके एलिमिनेट करने से हमारा क्या होता है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, एंड देयरफॉर टर्न अराउंड टाइम कम हो जाता है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बढ़ा, टर्न अराउंड टाइम कम हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा रिड्यूस्ड कॉस्ट। अब बीपीएम करेंगे ही ताकि हम कॉस्ट सेव कर पाए। जैसे जो हमने एग्जांपल लिया था, उसमें हमने 3 एम्प्लॉयज को इस प्रोसेस से हटा दिया था, मतलब उन तीनों का सैलरी हमारे लिए कॉस्ट सेविंग हुआ ना एक तरह से। वो 3 लोग को जो हम सैलरी देते थे, वो अब हमको एडमिशन लेने के लिए उनको सैलरी नहीं देना है, हम कोई और चीज में उनको लगाएंगे तो सैलरी देंगे। अब इसके जगह पे हम टेक्नोलॉजी को हमने सेटअप किया है, एक वेबसाइट बनाया है और कुछ कुछ वो ऑटोमेटेड इनवॉइस, ऑटोमेटेड पेमेंट्स, ये सब का सेटअप किया है। तो इसका कॉस्ट विल नॉट एक्सीड, इस केस में वो एक्सीड नहीं हो रहा, इट विल नॉट एक्सीड द कॉस्ट ऑफ 3 एम्प्लॉइज जो हमने सेव किया है, राइट, राइट। सो देयरफॉर इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम रिसोर्सेज को कम कर रहे हैं ना, रिसोर्सेज को कम कर रहे हैं। ऑटोमेशन रिड्यूसेस कॉस्ट बाय यूटिलाइजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज, यही करना है बस। ऑटोमेशन रिड्यूसेस कॉस्ट बाय यूटिलाइजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हम कम कर रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैव फॉलन ना एग्जांपल में हमारा, करेक्ट। इन आवर एग्जांपल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम हुआ, तो देयरफॉर उसमें क्या हो रहा है, ऑटोमेशन का फायदा आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड कॉस्ट का फायदा आ रहा है। तो 4 पॉइंट अभी तक हमने पढ़ा। सबसे पहला क्या, अरे सोचो, बीपीए, सिंपल से पॉइंट्स, बीपीए को जब हमने इंप्लीमेंट किया, मतलब ह्यूमन एलिमेंट कम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्वालिटी विल बी बेटर,
क्वालिटी बेटर होगा क्योंकि रिलायबल रिजल्ट्स आ जाएंगे, क्वालिटी बेटर होगा, और मैनुअल टास्क कम हो गया, ह्यूमन एलिमेंट हटा दिया हमने, तो मैनुअल टास्क कम होते ही हमारे पास टाइम सेविंग होने लगेगा। टाइम सेविंग होगा तो साथ साथ ही रिड्यूस्ड टर्न अराउंड टाइम भी तो है, टर्न अराउंड टाइम कम लगेगा बिकॉज प्रोसेस को कंप्लीट करने में टाइम कम लग रहा है, राइट। फिर कॉस्ट भी कम लग रहा है बिकॉज हम जो भी हमारा रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट था उसको हमने कम कर लिया है, राइट। फिर और क्या है, अब जब ये सब चीजें हो रही हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, तो हमारा जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो इंप्रूव होगा, जाहिर सा बात है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इज इंप्रूव्ड। हम यही तो डिस्कस कर रहे हैं, ह्यूमन एलिमेंट बढ़ा है जिसके हटाया, जिसके वजह से क्वालिटी इंप्रूव हुआ, क्वालिटी इंप्रूव हुआ तो टाइम सेविंग हुआ, कॉस्ट सेविंग हुआ, तो जाहिर सा बात है ना, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस हैज इंप्रूव, राइट। तो इसमें कुछ पढ़ने का भी नहीं है, सेम चीज है, देखो रिड्यूसेस टाइम, वही चीज है, रिड्यूसेस टाइम, रिड्यूसेस कॉस्ट, एलिमिनेट्स एरर्स, देयरफॉर क्या है, एफिशिएंसी इंक्रीजेस। वही चीज है जो हमने पढ़ा है, बस एक अलग पॉइंट बोल दिया, टाइम कम होगा, कॉस्ट कम होगा, एरर कम होंगे, तो जाहिर सी बात है ना, एफिशिएंसी विल इंक्रीज, राइट। करेक्ट है बात। तो ये थे 5 पॉइंट्स फॉर बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस। इसमें 2 पॉइंट और है, पर वो 2 ओवरऑल पॉइंट्स हैं, तो इसलिए उनको हम अलग कलर में मार्क कर लेंगे। पॉइंट नंबर 5, विजिबिलिटी। अब इससे क्या हो रहा है, विजिबिलिटी मतलब जब हम बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हर एक चीज रिकॉर्ड हो पा रहा है, हर एक चीज जब रिकॉर्ड हो पा रहा है तो हर एक चीज का स्टेटस दिखता है। जैसे सपोज करो आप जब एडमिशन लेते हो, फॉर्म भरा, एडमिशन लिया, तो सबमिट पे आएगा, सबमिट जब आ जाएगा तो उसमें लिखाएगा ना, एडमिशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड, प्लीज प्रोसीड टू पेमेंट। पेमेंट जब आप करोगे तो आएगा प्लीज वेट प्रोसेसिंग पेमेंट। पेमेंट जब हो जाएगा, थैंक यू, इनवॉइस आपको मेल पे चला जाएगा, और साथ में कोरियर का ट्रैकिंग नंबर आपको चला जाएगा, और उस ट्रैकिंग नंबर से आप रियल टाइम में ट्रैक कर पा रहे हो कि हमारा बुक किस लोकेशन पे है। वो क्यों ट्रैक कर पा रहे हो, ऑफ कोर्स फॉर बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। अगर हम उसमें टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे तो क्या आप ट्रैक कर पाओगे कि आपका बुक किधर है। अमेजॉन से आज आप कोई भी पार्सल अगर ऑर्डर करोगे तो आप उसमें ट्रैक कर सकते हो इजीली कि आज शिप हुआ, अभी पैक हुआ सबसे पहले, फिर शिप हो चुका, और कब एक्सपेक्टेड डिलीवरी है, राइट। वो कैसे हो रहा है ट्रैकिंग, बिकॉज एवरीथिंग इज लिंक्ड विथ टेक्नोलॉजी, राइट। अगर मैं सप्लायर हूं अमेजॉन पे, मैंने जब सप्लाई किया, पैकेज को रेडी कर दिया, तो अमेजॉन का जो पोर्टल होगा उस पर मैंने वो अपडेट कर दिया कि पैकेज इज रेडी टू बी पिक्ड अप। अमेजॉन का कोई बंदा आएगा, डिलीवरी एजेंट आएगा, वो पिकअप करके ले जाएगा, वो अपडेट कर दिया पैकेज हैज बीन, और वो जब लेके जाएगा फिर वो शिप कर देगा, तो अपडेट कर देगा पैकेज इज शिप। तो आप अपने घर पे बैठे बैठे माय ऑर्डर्स में जाके ट्रैक कर पाओगे कि अच्छा पैकेज इज शिप, कब डिलीवर होने वाला है, ये सब चीजें आप ट्रैक कर पाओगे। व्हाई इज इट पॉसिबल, बिकॉज ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। तो ये जो है ना, ये विजिबिलिटी देता है। विजिबिलिटी मतलब आप सब कुछ ट्रांसपेरेंटली देख सकते हो। इट प्रोवाइड द स्टेटस रिपोर्ट ऑफ क्या काम हो चुका है और क्या काम हो रहा है, प्रोग्रेस बता देता है आपको, राइट। करेक्ट है ना बात। तो इसमें सीधा सीधा यही है, इट, एक लाइन लिख लो बस, इट प्रोवाइड्स अ status report on processes which are completed or in progress। एंड लास्ट में पॉइंट आया गवर्नेंस एंड रिलायबिलिटी। गवर्नेंस एंड रिलायबिलिटी में क्या होगा, सीधा सीधा चीज, अगेन यही सेम चीज, जब हम एरर्स को कम कर दिया, हमने टाइम को सेव किया, एरर कम किया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम सेव हुआ, उससे क्या होगा कि आपको रिलायबल रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना, तो
तो एक क्वालिटी से ही तो आ रहा है, ये कुछ नहीं है, क्वालिटी वाले पॉइंट से ही तो ये पॉइंट आ जा रहा है ना। करेक्ट। तो इससे क्या हो रहा है, यूजर्स कैन रिलाई ऑन बिजनेस प्रोसेसेस। करेक्ट। और बोल सकते हैं कि हाँ इस कंपनी के बिजनेस प्रोसेसेस रिलायबल है, आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता है, तो आप बोल सकते हो ना अमेजॉन इज रिलायबल, ऐसा आप बोलते हो। करेक्ट। सो दिस इज गवर्नेंस एंड रिलायबिलिटी। राइट। तो क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़ा, सबसे पहला क्वालिटी इंक्रीज करता है, ये क्वालिटी, टाइम सेविंग, रिड्यूस्ड टर्न अराउंड टाइम, उसके बाद रिड्यूस्ड कॉस्ट, उसके बाद इंप्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होता है, एंड फिर दो नॉर्मल पॉइंट्स, पहला विजिबिलिटी, गवर्नेंस एंड रिलायबिलिटी। क्लियर एकदम, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट पेज 6 में हम आ रहे हैं, चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड इन बीपीए। अब देखो हर एक चीज के प्रोज भी होते हैं, फायदे भी होते हैं, एडवांटेजेस भी होते हैं, तो उनके नुकसान भी होते हैं कुछ। राइट। उनके कुछ तो लॉस भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा आपको। वो क्या चैलेंजेस फेस करना होगा, ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम देखते हैं। आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इधर देखो, चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड इन बीपीए। अब इससे भी एक आराम से क्वेश्चन बन सकता है, छोटा सा, लेट से 4 मार्क्स 4 पॉइंट्स। व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस व्हाइल इंप्लीमेंटिंग बीपीए। राइट। कुछ भी चैलेंजेस से अराउंड, बीपीए का चैलेंजेस के अराउंड कोई भी क्वेश्चन बन के आ सकता है इससे। करेक्ट। अब चीज ऐसा है, देखो क्या आप हर एक चीज को, हर एक प्रोसेस को आप ऑटोमेट करोगे, हर एक प्रोसेस को ऑटोमेट करोगे? सोच के देखो, हर एक प्रोसेस को ऑटोमेट करना सेंस बनता है। अब चलो हम रेगुलर प्रोसेस को तो ऑटोमेट कर देंगे, हम रेपिटेटिव प्रोसेस को तो ऑटोमेट कर देंगे जो रेगुलर हो रहा है। जैसे एडमिशन आप जो लेने आए उसको हमने ऑटोमेट कर दिया, पर वही चीज अगर कोई इश्यू आया, यहां पर कोई भी इश्यू आया, जैसे हमने कोरियर कर दिया, हम बुक्स हमने कोरियर किया, वो आपको मिला नहीं, तो क्या हम इस चीज को ऑटोमेट कर पाएंगे? नहीं। ये एक पिक्यूलियर सा केस है, ये एक टिपिकल केस है जो हर समय नहीं होता, जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है, तो उसमें हमको मैनुअली इंटरवीन करना पड़ेगा, इंटरफेयर करना पड़ेगा, बात करके देखना पड़ेगा कोरियर एजेंसी से कि कहां पे कोरियर अटका पड़ा है, आपसे बात करके कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। सो दिस इज अ वन ऑफ सिनेरियो जिसको आप ऑटोमेट नहीं कर सकते। करेक्ट। और इसको अगर आपने ऑटोमेट किया भी तो इसका खर्चा इतना ज्यादा लग जाएगा ना ऑटोमेट करने का कि ये आपके लिए कोई फायदा नहीं करेगा। तो ऑटोमेट किसको करना सेंस बनेगा? जो रेपिटेटिव प्रोसेसेस है। इसलिए एक बार पेज नंबर 5 वापस से पीछे में आओ और देखो यहां पे लास्ट पॉइंट यही लिखा हुआ है, रेपिटेटिव या स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसेस आर ऑटोमेटेड। रेपिटेटिव स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसेस जो है हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ऑटोमेट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो नॉन रेपिटेटिव पिक्यूलियर सा केस जो हमने अभी एग्जांपल में लिया, अगर हम इनको ऑटोमेट करेंगे तो क्या इसका कोई फायदा मिलेगा? फायदा तो पता नहीं, नुकसान जरूर होगा, उसको ऑटोमेट करने का खर्चा अलग लग जाएगा। हो सकता है आपको ऐसा केस महीने में एक बार देखने को मिले, इस एक बार वाले केस को ऑटोमेट क्यों करोगे आप? राइट। अब आप रेगुलरली अमेजॉन से ऑर्डर करते जा रहे हो, आपको आया, तो वो एक वेल डिफाइंड प्रोसेस है। लेट से कल को आपने कोई मोबाइल फोन ऑर्डर किया, और वो फोन के डब्बे में एक छोटा सा बुक दे दिया, वो तो आपको धोखा होगा, आपको गुस्सा आएगा, आप कस्टमर केयर से बात करोगे। अब क्या अमेजॉन इस चीज के लिए कोई प्रोसेस ऑटोमेट कर सकता है? नहीं। उसके लिए आपको कस्टमर केयर से बात करना ही पड़ेगा, और कस्टमर केयर भी आपसे बात करेगा, वो लोग आपको कॉल बैक करेंगे। आप एक कंप्लेन रेज करते हो एंड वहां से कॉल बैक आता है कि ऐसा ऐसा इश्यू हुआ है, एंड वहां पे वो लोग रिजॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, राइट, एज कंपेयर टू जो नॉर्मल प्रोसेसेस हुए। तो वही यहां पे बोल रहा है, अगर कोई ऐसा प्रोसेस को आपने ऑटोमेट कर दिया जो रेपिटेटिव नहीं है, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो सिर्फ ऐसा प्रोसेस को ऑटोमेट करने जाओ जिससे फायदा मिले। अब हो सकता है कहीं पे ऐसा लगे कि इसको ऑटोमेट करके फायदा मिलेगा, पर नहीं मिला, तो ये भी हो सकता है ना। वो होता है एक रिडंडेंट प्रोसेस।
दैट इज व्हाट इज अ रिडंडेंट प्रोसेस। इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिंग रिडंडेंट प्रोसेसेस। मतलब जो रिडंडेंट है, वो काम के नहीं है, वो ज्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं करते, हम उनको ऑटोमेट करके छोड़ दिए। जैसे कोरियर में कोरियर के कारण कुछ अगर इश्यू आ रहा है तो हम उसको ऑटोमेट करके छोड़ दिए, वो गलत है, वो हमारे काम का नहीं है, बल्कि वो और ज्यादा इश्यू क्रिएट कर सकता है, करेक्ट। तो उसको हम ऑटोमेट नहीं करेंगे। तो वही प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना है जो नेसेसरी है एंड जो वैल्यू को क्रिएट करे। अगर हम बिना ये सोचे हुए कर दिया हमने ऑटोमेट, तो वो एक दिक्कत है, रिडंडेंट प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर दिया। तो यहीं पे यहां पे यही लिखा है, देखो, एट टाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस स्टार्ट ऑटोमेटिंग प्रोसेसेस विदाउट कंसिडरिंग क्या वो नेसेसरी है या वो वैल्यू क्रिएट करेगा या नहीं करेगा, करेक्ट। वो इसको कंसिडर ही नहीं करते, राइट, नॉट कंसिडर्ड एट टाइम्स। नेक्स्ट, डिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, करेक्ट। अब जो प्रोसेस को ऑटोमेट करना है, क्या वो बहुत सिंपल सा प्रोसेस होगा? हर बार नहीं, कुछ प्रोसेसेस हो सकते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स से होंगे जिनको हमको ऑटोमेट करना है। तो वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए हमको पूरा प्रोसेस को समझना पड़ेगा, जिसमें टाइम देना पड़ेगा। तो एक डिफिकल्ट टास्क है, यहां पे एक चैलेंज आएगा वो प्रोसेस को समझने में, करेक्ट। सो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को समझना वो एक चैलेंजिंग काम है, वो डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग उसमें चाहिए, और उसको री इंजीनियर अगर हम करेंगे, री इंजीनियर हटाओ, उसको समझने में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ेगा, राइट। और कई बार ऐसा भी होगा कि बिजनेस प्रोसेस को आपको मॉडिफाई करके ऑटोमेट करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत टाइम इन्वॉल्वमेंट जाएगा और उसका आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा, जिसमें अगेन टाइम इन्वॉल्वमेंट जाएगा, राइट। सो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझने में टाइम लगता है। नेक्स्ट, दो प्रोसेसेस से रिलेटेड कोई रिडंडेंट प्रोसेस होगा, उसको ऑटोमेट किया तो चैलेंज आएगा कि वो फायदा नहीं करेगा। उसके बाद कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो उसको समझने में टाइम ज्यादा जाएगा। थर्ड, ये दो सिमिलर पॉइंट्स हैं। थर्ड क्या आया? स्टाफ रेजिस्टेंस। अब जहां ही आप टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हो, ऐसा अब ये एक रेकरिंग न्यूज है ना, ये एक रेकरिंग थ्रेट है क्या कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स आर टेकिंग ओवर ह्यूमन लाइफ्स, वो जॉब्स के लिए थ्रेट है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है आज के दिन में, और ये गोइंग फॉरवर्ड और भी बड़ा कंसर्न बनने वाला है। वो क्यों है? क्योंकि जहां ही हमने, सपोज करो एडमिशन वाला प्रोसेस, जैसे ही हमने एक आदमी को हटाया तो उसके मन में डर आएगा ना कि यार ये तो हमारा जॉब ही छीन लेगा, अब हम लोग रोटी पानी कैसे खाएंगे, करेक्ट। यहां पे यही डर आएगा, करेक्ट। क्या डर आएगा? यहां पे डर आएगा थ्रेट टू देयर जॉब्स का, करेक्ट। जैसे ही ये डर आया थ्रेट टू द जॉब्स का, वो क्या होंगे? वो रेजिस्टेंट होंगे ये ऑटोमेटेड प्रोसेसेस को एक्सेप्ट करने में, राइट। उनको उनके जॉब का डर होगा, उनको ये डर होगा कि हम उनका डिसीजन मेकिंग कम कर देंगे, राइट। उनको डर होगा कि हम उनसे उनका डिसीजन मेकिंग पावर छीन लेंगे, तो इसलिए उनको जॉब लॉस का डर रहेगा, जॉब लॉस का थ्रेट रहेगा, इसलिए उनके एंड से रेजिस्टेंस आएगा। वो मानेंगे नहीं जल्दी से। अगर हम एक बायोमेट्रिक सेटअप करेंगे, वो नहीं मानेंगे, वो बोलेंगे जैसा चल रहा है चलने देते हैं। अगर हम वेबसाइट लॉन्च करेंगे और उनको बोलेंगे उसके थ्रू एडमिशन लो, वो नहीं मानेंगे शुरू में, क्योंकि उनको डर लगेगा कल को जाके उनका जॉब हमने छीन लिया तो क्या, राइट। नेक्स्ट, कुछ केसेस में हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, यानी वो टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करने का खर्चा वो अगर ज्यादा हुआ तो क्या है, राइट। सो यहां पे क्या आ रहा है? यहां पे आ रहा है एक्विजिशन या डेवलपमेंट कॉस्ट, राइट। जो ऑटोमेटेड प्रोसेस है वो एक्सपेंसिव प्रोसेस हो सकता है। कैसे? उससे रिलेटेड जो भी मशीन या डिवाइसेस वगैरह हम लोग को चाहिए, दैट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। जो इंप्लीमेंटेशन या एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ मशीन्स है वो एक्सपेंसिव हो सकता है काफी, करेक्ट है बात, वो एक्सपेंसिव हो सकता है। और चलो ले तो हमने लिया,
पर इसको स्पेशल स्किल्स चाहिए। जिसे सपोज करो आप जो अभी सॉफ्टवेयर में आप जो क्लास देख रहे हो, इसको सपोर्ट देने के लिए, इसको बनाने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए स्पेशली ट्रेन्ड लोग हैं जो इसको देख रहे हैं। ये आप और मैं, हम इसको नहीं कर सकते, या कोई नॉर्मल आदमी जो एडमिशन ले रहा हो वो इसको नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या चाहिए? स्पेशल स्किल्स चाहिए, स्पेशल स्किल्स की जरूरत है। उसके लिए हम लोग को अलग सेट ऑफ लोग को हायर करना पड़ेगा विथ दो स्किल्स, जो एक्सपेंसिव हो सकता है। यहां पे दो खर्चे हो सकते हैं इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट में। क्या क्या? एक तो इक्विपमेंट कॉस्ट हो सकता है, राइट, प्लस स्किल्ड स्टाफ का कॉस्ट हो सकता है, स्किल्ड स्टाफ कॉस्ट। करेक्ट है बात? स्किल्ड स्टाफ कॉस्ट भी एक कॉस्ट होगा। सो 4 चैलेंजेस है हमारे सामने जब हम बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने जाएंगे। क्या है 4 चैलेंजेस? फटाफट से ध्यान से देखो और समझो। क्या? पहला, रिडंडेंट प्रोसेस को अगर हम ऑटोमेट करने गए तो वो फायदा नहीं करेगा, वो वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा, राइट। तो रिडंडेंट प्रोसेस को हम लोग ऑटोमेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अगर हमको एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो हमको उसको समझने में टाइम देना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा ऑटोमेट करने से पहले, उसमें टाइम लगेगा। उसके बाद और 2 पॉइंट्स आएंगे, स्टाफ रेजिस्टेंस, उनको जॉब लॉस का रिस्क रहेगा, तो वो दे विल नॉट बी विलिंग टू एक्सेप्ट कि आप कर क्या रहे हैं हमारे साथ। और उसके बाद आएगा इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट, इसमें कुछ तो मशीन वगैरह भी खरीदना पड़ेगा, इक्विपमेंट जिसका कॉस्ट रहेगा, और कुछ तो लोग को भी रखना पड़ेगा, ट्रेन्ड पीपल, उसका भी कॉस्ट रहेगा। 4 पॉइंट करेक्ट है, एकदम क्लियर है बात। चलो बहुत बढ़िया। तो आज हम एक काम करेंगे, यहीं तक रुकेंगे, पर क्लास को बंद मत कर देना, 5 मिनट्स और बचा है। करना क्या है हमको? फटाफट से, ये इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, फटाफट से हम लोग शुरू से लेके एंड तक रिवाइज करेंगे। शुरू से लेके जितना भी हमने कवर किया उसको रिवाइज करेंगे। फटाफट से आ जाओ। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? बिजनेस प्रोसेस। व्हाट इज अ बिजनेस प्रोसेस? अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और अ सेट ऑफ एक्टिविटीज विच इज कैरीड आउट, क्यों? टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कैसे बनाए? विजन मिशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट के हिसाब से बनाए। करेक्ट है बात? बिल्कुल। कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस हमने इसके बाद डिस्कस किया था। क्या था कैटेगरी? 3 कैटेगरीज होते हैं। सबसे पहला ऑपरेशनल या प्राइमरी प्रोसेसेस, वो क्या है? वो कोर बिजनेस के लिए है। कोर बिजनेस, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, परचेज, ये सब कोर बिजनेस जो वैल्यू ऐड करे कस्टमर को। कस्टमर को तो वही सारे बिजनेसेस वैल्यू ऐड करेंगे जो परचेज सेल्स से रिलेटेड होंगे, राइट। तो वो वैल्यू ऐड करेंगे और वो एसेंशियल बिजनेस फंक्शंस है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्राइज। करेक्ट, ऑपरेशनल या प्राइमरी प्रोसेस। नेक्स्ट आया सपोर्टिंग या सेकेंडरी प्रोसेस। वो क्या होता है? क्या वो जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। क्या काम है उनका? वो सपोर्ट करते हैं या वो बैक करते हैं ऑपरेशनल प्रोसेसेस को। जो हमारा प्राइमरी प्रोसेसेस है उनको सपोर्ट करते हैं। करेक्ट। फिर तीसरा आया मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट सोचो ना, मैनेजमेंट का काम क्या है? मॉनिटर करना, कंट्रोल करना। तो ये ओवरऑल प्रोसेसेस है जो मॉनिटर करेगा, कंट्रोल करेगा बाकी सारे बिजनेस प्रोसेसेस को, एक्टिविटीज को। क्लियर है बात? एग्जाम्पल ऑपरेशनल का तो हमने देखा, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन। सपोर्ट का क्या है? अकाउंटिंग, फाइनेंस, आईटी और एचआर। और मैनेजमेंट का क्या है? मैनेजमेंट का और कोई दूसरा नाम नहीं है। मैनेजमेंट का क्या है? बजटिंग, इंटरनल कम्युनिकेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वगैरह वगैरह। डिफरेंस क्या है? ऑपरेशनल प्रोसेस वैल्यू ऐड करता है कस्टमर्स को, सपोर्टिंग और मैनेजमेंट प्रोसेस ऐसा काम नहीं कर सकते। तो सपोर्टिंग और मैनेजमेंट क्या यूजलेस है? बिल्कुल नहीं। वो उनका काम क्या है? वो एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं एंटरप्राइज का। क्लियर है? इसके बाद हमने देखा था बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। सीधा सा वर्ड, मैनेजमेंट मतलब क्या? किसी भी चीज को इंप्रूव करना, बेटर तरीके लेकर आना। तो यहां पे भी यही है। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में हमने क्या देखा था? हम बिजनेस प्रोसेस को इंप्रूव करते हैं। इंप्रूव कैसे करते हैं? बाय अचीविंग 3 E's, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस। क्लियर है बात? क्लियर है? बिल्कुल। फिर नेक्स्ट हम आए थे बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन में। यहां पे क्या था? दिस इज अ टेक एनेबल्ड ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस। टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं। क्या करते हैं उसमें? इट रिमूव्स ह्यूमन एलिमेंट। क्यों? ताकि एरर कम हो, और उससे क्या होता है? एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इंक्रीज होता है। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ रेपिटेटिव और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसेस को हम लोग ऑटोमेट करने का सेंस बनता है, राइट। रिडंडेंट वाले को नहीं करेंगे, ज्यादा नॉन रेपिटेटिव को नहीं करेंगे, अमेजॉन वाला एग्जांपल। और
आप कोई भी अलग अलग बिजनेस फंक्शंस में कोई भी प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में से, राइट। 4 ऑब्जेक्टिव्स बीपीए का टीका, टाइमलीनेस, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी। बीपीए के एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, सबसे पहला याद रखना ये चीज से ऐसे ही सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। हाँ, याद रखना क्या, बीपीए से क्या होता है, एरर कम होता है, ह्यूमन एलिमेंट हटता है, तो उससे क्या होगा, क्वालिटी इंक्रीज करेगा, क्वालिटी कंसिस्टेंसी इंक्रीज करेगा। दूसरा क्या होगा, टाइम कम होगा, क्योंकि आप ऑटोमेटिक बना रहे हो ना, उसको ऑटोमेट कर रहे हो, जाहिर सा बात है टाइम कम होगा, टाइम सेविंग आएगा, राइट। टाइम सेविंग आएगा तो टर्न अराउंड टाइम, स्टार्ट टू एंड ऑफ अ प्रोसेस, उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, वो भी कम होगा, करेक्ट। उसके बाद कॉस्ट कम होगा, हमारा कॉस्ट कम होगा क्योंकि हम इंप्लॉइज को छोड़ दिए, उनका कॉस्ट कम होगा। कॉस्ट कम हुआ तो फिर क्या होगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी आया ना, कॉस्ट कम हो रहा है, टाइम कम हो रहा है, रिलायबिलिटी ज्यादा आ रहा है, तो इससे एरर्स कम हो रहे हैं, तो जाहिर सा बात है ऑपरेशनल एफिशिएंसी विल इंक्रीज। 5 पॉइंट डन। 2 पॉइंट सिम थे, विजिबिलिटी बनता है, स्टेटस रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेगा, और क्या आएगा, रिलायबिलिटी एंड गवर्नेंस। चैलेंजेस में 1 पॉइंट और 4 पॉइंट्स क्या क्या थे चैलेंजेस में, फटाफट से बोलो। 2 प्रोसेसेस के पॉइंट्स, क्या, रिडंडेंट प्रोसेस को ऑटोमेट करने का कोई फायदा नहीं है, वो वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। रिडंडेंट मतलब क्या, जो वैल्यू ऐड ना करे, नॉन रिपीटेटिव प्रोसेसेस एक तरह से। दूसरा, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होंगे उनमें आपको टाइम देना पड़ेगा समझने के लिए, टाइम देना पड़ेगा, जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है उसको समझना पड़ेगा, राइट। और 2 अलग पॉइंट्स क्या थे, एक स्टाफ का रेजिस्टेंस आता था, जॉब थ्रेट आएगा, और नेक्स्ट में क्या था, इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट। उनको लगेगा ये कॉस्ट हो सकता है, इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट में 2 पार्ट, इक्विपमेंट का कॉस्ट और स्पेशल स्किल्स का स्टाफ कॉस्ट आएगा, 2 कॉस्ट, करेक्ट। तो यहीं पे हम इसको स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास यहां से कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट क्लास शुरू करने से पहले, जब आप अगले दिन नेक्स्ट क्लास शुरू करोगे, आपको क्या करना है, जिस तरह से लास्ट में हम 5 मिनट में हमने समराइज किया, उसी तरह से आपको जोर से लाउडली बोल के बस ये बोल्ड पॉइंट्स जो हेडिंग्स है, अंदर के 1-2 वर्ड्स, बस उसको बोलते हुए चलना है। उससे क्या होगा, आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा मेमोराइज करने में। क्लियर है ना बात? तो बस यहीं पे आज रुकते, नेक्स्ट क्लास यहां से आगे लेके जाएंगे। टाटा, बाय बाय।